बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ायज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक मुल्क को चलाने के लिए उसमें सनत और तिजारत का एक ख़ास और एक अहम किरदार होता है, बल्कि वो उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर जिन इशू से बात करेंगे वो कुछ इन्हीं बातों से रिलेटेड होंगे। और आज जो शख्सियत मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। शहर के एक बड़े जाने पहचाने मारूफ बिजनेसमैन और इसी के साथ साथ साबिका सदर रह चुके हुए हैं जी, प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और वो हेड कर रहे हैं पाक ईरान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लशारी साहब, सुहेल लशारी साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। सर, चैम्बर एंड कॉमर्स से बात क्लियर हो जाती है कि आप खुद भी बिजनेसमैन हैं और आपने बिजनेस ऑलरेडी किया भी है, और आप फिर एक ऐसी कम्युनिटी को डील करते हैं कि जो बिज़नेस से रिलेटेड है, और आप उनके मसाइल को सुनते भी और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश भी करते हैं। सर, लाहौर चैम्बर का मईशत के अंदर एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट रोल नज़र आता है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या वजह है कि हम लाहौर से उस तरह से चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे होते या उस तरह से चीज़ें नहीं भेज पा रहे होते जैसे मुल्क के दीगर शहरों से हो रहा होता है। सियालकोट की बात कर ली जाए या कराची की बात कर ली जाए, फैसलाबाद की बात कर ली जाए, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज मुझसे ये बात करना पसंद की है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लाहौर एक बहुत बड़ा डिवर्सिफाइड शहर है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आके रोज़गार की तलाश में इधर आते हैं। कुछ ट्रेडिंग में चले जाते हैं, जिनकी नसीब में होता है बिज़नेस, वो कोई ना कोई छोटा मोटा अपना बिज़नेस या इंडस्ट्री भी लगा लेते हैं। ये सियालकोट की तरह छोटा सा शहर नहीं है जहाँ से जो ओरिजिनेट हुए कोई 5, 6, 10 आइटम, उससे ज़्यादा नहीं, और वो फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गए। और फिर उनकी चूँकि कम्युनिटी छोटी है तो वो एक बड़े मजबूत और मजबूत तरीके से बिज़नेस करते हैं और उनका बड़ा नाम है, और हम बड़े फ़ख्र से सियालकोट का नाम लेते हैं कि वो हमारा एक्सपोर्ट बास्केट है। जहाँ तक अब बात आ गई लाहौर में, क्योंकि लाहौर बड़े आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री की तरफ आया। लाहौर शुरू से ही एग्रीकल्चरल लैंड थी, एग्रीकल्चर जगह थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें इंडस्ट्री में आए, जबकि वो दूसरे शहरों से भी आए। और कुछ लाहौर वालों को भी ख्याल हुआ कि हमें गंदम, चावल और इस किस्म के जो अजनास हैं, कपास, इनसे निकल के हमें इंडस्ट्री भी लगानी चाहिए। और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे जैसे अयूब खान के दौर के बाद पाकिस्तान में आया तो लाहौरिये भी आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में चले आए। और उसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्री फिर पीछे रह गई, ट्रेडिंग ज़्यादा हो गई, कि दुकानदारी ज़्यादा हो गई, लोगों ने बड़े बड़े अच्छे दुकानें खोल ली। और पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ लोग ट्रेडिंग में थे, तो उन्होंने अब दौर आ गया बड़े बड़े मॉल्स का, और वो छोटी छोटी दुकानों का रवाज जो है वो ट्रेंड ख़त्म होता चला जा रहा है। वही दुकानें जो हैं वो मॉल्स के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। तो लाहौर उस तरह से कोई एक्सपोर्ट का हब नहीं बन सका, बट उसके बावजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ बहुत है, लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत है, और इसमें फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी, ये जो हमारे मुर्गी खाने जो हैं, पोल्ट्री का बहुत बड़ा बिज़नेस है यहाँ पे। फिर उसी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा यहाँ पे हब है पंजाब में और लाहौर में। मगर जैसे आप पहले बात कर रही थी अपने इब्तिदाइये में कि अब दौर जो है पिछले 10-15 सालों से, जब से कंप्यूटर ज़्यादा राइज हुआ है, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा राइज हुई है, तो ट्रेंड जो है वो बिल्कुल बदलना शुरू हो गया। और उसमें इस कोरोना की वबा ने भी अपना एक रोल अदा किया है कि अब सारी चीज़ें जो हैं वो मोर और लेस ई कॉमर्स की तरफ जा रही हैं, और हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है और कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो रही है। इवन जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो रहे हैं। आपकी मशीनरी कंप्यूटर कंट्रोल्ड पहले भी थी, अब भी हो रही है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो जब तक क्रिएटिव इनोवेटिव नहीं होगी और जो रट की इंडस्ट्री है उससे निकल के उसमें कोई ना कोई जिद्दत नहीं लेके आएगी, तो पाकिस्तान जो है वो इंडस्ट्री वाइज पीछे रह जाएगा। और दुनिया भी यही चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक इम्पोर्टिंग कंट्री हो, जहाँ हर चीज़ आप इंपोर्ट करके खा पी लें और एक्सपोर्ट कुछ ना कर सकें। हमें इस ट्रेंड को बदलना है और हमें अब एक्सपोर्ट करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। उसमें जो हमने असल मार खाई है वो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पे। इंडिया भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में हमसे आगे निकल गया, क्योंकि हमने बाहर से चीज़ें मंगवा के, मशीनरी भी बाहर से मंगवा के
हमने चीज़ें बनाई हैं, हमने अपनी मशीनरीज नहीं बनाई, नहीं यूटिलाइज। अच्छा निशारी साहब, आपने इंतहाई खूबसूरती से जैसे बताया कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लाहौर शहर जो है या वो उस तरह से उस रेस में उस तरह से सामने नहीं नज़र आता। फिर आपने ये भी कह दिया कि जब जिद्दत की बात आती है तो अब जो टाइम आ गया है वो ई-कॉमर्स का आ गया है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ई-कॉमर्स पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। उनकी डिफरेंट आप खिताब उठा के देख रहे हैं, वो जब प्रेस ब्रीफिंग भी दे रहे होते हैं, कुछ इसी टॉक कर रहे होते हैं, जब वो आवाम से भी खिताब करते हैं तो वो ई-कॉमर्स पे काफ़ी फोकस करते हैं। जैसे उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन पे बात की थी। जिद्दत मुतारफ़ करवाने के लिए आप ख़ुद चैम्बर का एक हिस्सा हैं, आप चैम्बर के साथ अभी भी मुंसलिक हैं, तो चैम्बर में आपके समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने चेंज की हैं और बिलखुसूस वो लोग जो चैम्बर के साथ रिलेट हैं, आप उन्हें इस ट्रेंड की तरफ किस तरह से लेकर आते हैं, क्या हिकमत अमली बनाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक करवट बदली है तर्ज़ बिज़नेस ने, उसमें हमने भी कमेटियाँ बनाई हैं, आईटी की कमेटी बनाई है, डिजिटलाइजेशन की कमेटी बनाई है। हमारे यहाँ वहाँ ये होता है कि वहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं जिसमें कम से कम 10-15 मेंबर्स होते हैं जो इस पे अपना अपना इनपुट देते हैं और फिर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में आता है, फिर वहाँ से अप्रूवल होती है कि हाँ ये करें। अब बात ये है कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये मजमूई तौर पे पॉलिसी बनाने में हुकूमत की मदद करना चाहता है, क्योंकि देखिए सब कुछ जो ट्रिकल डाउन होता है वो पॉलिसी से होता है, आपकी एक डायरेक्शन से होता है। तो लाहौर चैम्बर का जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो है टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ख्वाब हैं, कहाँ वो जाना चाहते हैं, तो वो हुकूमत को गाइड करते हैं, जैसे बजट में भी होता है, अदरवाइज भी होता है। और अभी एक बजट आ भी रहा है 2021 का, आपने उस हवाले से आपके समझते चैम्बर ने अपने जो सिफारिशात थी या जो अपनी तरफ से जो एक इनपुट थी, क्या वो बजट के लिए हुकूमत को पेश कर दी है? देखिए, मई के कुछ महल पहले दूसरे हफ्ते की लास्ट डेट है कि आप अपने तजावीज़ भेज दें। चैम्बर ने अपनी तजावीज़ात जो हैं वो भेज दी हैं, मगर बहुत से ट्रेजेडी ये है कि सूबों की जो सोच होती है वो इस्लामाबाद की सोच नहीं होती है। तो उस सोच को एक जगह इकट्ठा करने के लिए सिर्फ लेटरबाजी या ख़त भेज दिया या मरासला भेज दिया, सजेशन भेज दी, वे काफ़ी नहीं। हमने पिछले कई सालों से ये नोट किया है कि वो कहीं उनकी फ़ाइलों में गुम हो जाती हैं और फिर वो जो अपनी मर्ज़ी से। जहाँ तक आपका पॉइंट समझ पा रही हूँ निशारी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक एक टेबल पे बैठकर बात नहीं की जाएगी, सुना नहीं जाएगा, तो ये लिखत पढ़त में ये बात कभी भी हल नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में आपने मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को भांप लिया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, इसको वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो इसको PPD कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग। जब तक आप पब्लिक प्राइवेट डायलॉग नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, पब्लिक सेक्टर क्या चाहता है, और एक मेज़ पे बैठ के मशावरत के साथ उसको तय नहीं करेंगे, चाहे वो बजट प्रपोजल हो, चाहे पॉलिसी के प्रपोजल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रपोजल्स हों। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लामाबाद की जो सोच होती है वो और होती है, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ और होती हैं, क्योंकि IMF से लोन लिया होता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया होता है, एशियन डेवलपमेंट से लोन लिया होता है, तो वो उनकी जो बजट की सोच होती है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उन्होंने उसको भी मिक्स करना होता है हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स की सोच के साथ। अब मैंने बहुत दफ़ा से चैम्बर को कहा है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम वहाँ जा के इस्लामाबाद क्रॉस द टेबल बैठ के अपनी जो हमारी सोच है, जो हमारी रिफॉर्म्स पैकेजेस हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं कि हमें किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। यकीन कीजिए, हम हुकूमत से इंसेंटिव्स भी बड़े कम मांगते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें फैसिलिटेट किया जाए। बात होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, मैं उससे भी एक कदम आगे जाके कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ बिजनेस दें, एटलीस्ट उन तजावीज़ को सुना जाए और उन पे जो काबिल अमल है उन पे अमल किया जाए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इस कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ जो है, और जैसे अभी जो मिनिस्टर साहब आए हैं फाइनेंस के, वो कह रहे हैं कि जी हम 6 से 7% लेके जाएंगे, तो इस तरह से नहीं होगा जो इस प्रिवेलेंट सिचुएशन है। तो अभी भी वही 1.5 से 2% ग्रोथ होनी है 21-22 में। तो उस बजट में एक ऐसी प्रपोजल्स दें। हमने बड़ा खुल्लम खुल्ला, जो चैम्बर में भी साहब इक़्तिदार आते हैं, उनको बताया है कि जो एमनेस्टी है ना जी, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं होनी चाहिए, सारे पाकिस्तान को आप एमनेस्टी दें कि भाई जो काम जहाँ से करना चाहता है करे, सारा पाकिस्तान
स्पेशल इकनॉमिक जोन है, सिर्फ वो नहीं कि जोन बना दिए हैं और इतनी इतनी महंगी ज़मीनें उधर कर दी हैं। हर इलाका पाकिस्तान का स्पेशल इकनॉमिक जोन है, जो काम करना चाहता है करे। PTI अपनी दौरे हुकूमत में अभी भी 2-2.5 साल रह गए हैं, वो कहे कभी उस वक्त तक जो लगाना चाहते हैं लगाएं, जहाँ से पैसा लाना चाहते हैं लगाएं, ताकि पैसा जो है मार्केट में आए। एग्जैक्टली कुछ बने तो सही, कुछ बने तो सही। तो उसके साथ साथ हैविंग सेड दैट, जो चीज़ नई बने या पुरानी उसको रजिस्टर किया जाए। देखिए इस वक्त किसी को नहीं पता इवन कि लाहौर में कितनी दुकानें हैं, लाहौर में कितने कारोबार हैं, तो बाकी मुल्क की तो आप छोड़ देना। और अगर आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं, सिर्फ रजिस्टर कर लें, टैक्स अभी ना लें, आपको पता चल जाएगा का हुजम क्या है, और फिर आप उससे थोड़ा थोड़ा टैक्स लेना शुरू करें। काम कर रही हैं, कितनी नई चीजें मुतारफ हुई हैं, वो सब आपके पास आ देखिए जाएगी। एक प्लाजा बनता है, उसमें 200 दुकानें हैं, हैं। हर कोई जाके दुकान खोल लेता है, किसी को पता ही नहीं है कि 200 दुकानें नहीं खोल गई हैं। वो रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों नहीं होती हैं? देखिए अब इस वक्त सेंसस होने वाला है, शुमारी मरदमशुमारी से हम कहते हैं वो होने वाली है। उसमें इनको घरों की शुमारी और जो घरों में रहते हैं वो क्या बिजनेस करते हैं, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, उनकी दुकान है, उनका क्या कारोबार है, वो टीचर है, वो मतलब कि डॉक्टर है, क्या, ये सारी शुमारी होनी चाहिए कि मुल्क में पता तो हो कितने डॉक्टर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं और किस किस किस्म के बिजनेस किए जा रहे हैं। सिर्फ ये मर्दमशुमारी ना करें कि पब्लिक कितनी है, पब्लिक को भी आगे से डिवाइड करें, एज वाइज भी डिवाइड करें, फिर कारोबार वाइज डिवाइड करें, नौकरी वाइज डिवाइड करें, और एक एक बिजनेस जो है ना जी वो रजिस्टर होना चाहिए। हमें अपनी जवानी में याद है कि इवन टांगे पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगा होता था, रेडी पे भी लगा होता था एक रजिस्ट्रेशन नंबर, अब कहीं नज़र नहीं आता। तो ये कहना कि जी लोग टैक्स नहीं देते, देना नहीं चाहते, वो भी एलिमेंट होगा, मगर आप करना भी नहीं चाहते। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो ताजर बरादरी है वो टैक्स के नाम पे क्यों घबरा जाती है? जब आप उस बिजनेस से इतना अर्न कर रहे होते हैं तो फिर टैक्स देने में घबराहट का शिकार क्यों होते हैं? देखिए इसमें दरअसल बात यही है कि जो एक दफ़ा टैक्स नेट में आ जाता है ना जी, उसके बाद हुकूमत का वतीरा ये होता है कि कारोबार किया या नहीं किया, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, या कितना हुआ, बस इतना % टैक्स बढ़ा के दे दे। सो ये तो कोई बात ना हुई ना। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो कारोबारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो टैक्स पे डिपेंड करते हैं कि अगर जिसने साल में अगर कमाया है तो फिर वो शायद उतना टैक्स पे कर सकता है, लेकिन जिसका बिजनेस ही नहीं आ गया, उसने ग्रो किया या उसने उस साल उतना अर्न नहीं किया, तो फिर उसका टैक्स भी उसके हिसाब से ही तय किया जाए। जिसने अगर 100 रुपया कमाया है वो 100 रुपये पर टैक्स देगा, जिसने 200 कमाया वो 200 पर टैक्स देगा ना। मगर आप कहते हैं नहीं जी, अगर आपने 100 कमाया, अगले साल ज़रूर आपने 200 ही कमाया होगा, बेशक उसने 150 कमाया हो, तो वो 150 पर टैक्स दे रहा है ना। फिर आप उसके ऊपर लाद देते हैं, फिर उसके ऊपर इंक्वायरियाँ करते हैं, फिर उसको डराते हैं, फिर वो रिश्वत देता है और अपनी जान छुड़ाता है। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं फिर वो मार्केट में नए कामों के लिए, एडवेंचर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। और तैयार होते भी हैं तो अगर वो 500 का बिजनेस कर रहे होते हैं, इसलिए टैक्स एवेजन होती है, वो 100 ही शो करता है कि उन्होंने तो मेरे पीछे पड़ जाना है। सही। तो इसलिए ये एक बड़ा बैलेंस्ड तरीके से टैक्स को और कारोबार को लेकर चलना पड़ता है। फिर वही आ वाली बात कि इनको एक पेज पे होना पड़ेगा, टैक्सेशन के भी ऊपर सारी इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा करें, बात करें कि जी आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आप कितना टैक्स दे सकते हैं। दुनिया में पैदावारी अमल के अंदर जिद्दत आ चुकी हुई है, इसका मतलब है हम अभी तक उन्हीं पुराने चीज़ों पे फंसे हुए हैं कि जहाँ, और यही वजह है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इस तरह के मशवरे उन तक क्यों नहीं पहुँचाए जाते, या इस तरह के कामों की तरफ प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे तो बड़े शौक से कहते हैं जी आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन दें, आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन दें। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आउट ऑफ द बॉक्स की बातें कर रहा हूँ ना, कि आप सारे मुल्क को स्पोर्ट्स एक्सप्रेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर कर देंगे, जो जहाँ कारोबार करना चाहता है करे, ब्लैक मनी आता है आए, उसके बाद जब वो करेगा तो वाइट हो जाएगा ना जी। exactly, तो वो फिर टैक्स देना शुरू कर देगा। अभी तो हम ट्रैक पे ही नहीं चल पा रहे। ट्रैक पे नहीं चढ़ पा रहे। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं कारोबार के हवाले से, तिजारत के हवाले से बात करते हैं, तो हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी खासी अच्छी भी नहीं है। हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, IMF से हम कर्ज़ा ले रहे हैं, आर्मी बैंक से हम कर्ज़ा ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन दो इदारों का कितना किरदार है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में? देखिए ये जो कर्ज़े ख़ास तौर पे जो IMF से लिए जाते हैं, IMF का शुरू से ही वतीरा जो है वो इन्फोर्समेंट वाला, जैसे एक दौर में कहते थे ना कि वो जो बनियों से लोन लिया जाता था, तो फिर वो इंग्लिश में भी है वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश जो लेना होता है, तो वो ये अपनी ऐसी क्रिटिकल और ऐसी
फंसा देने वाली शराइत देता है लोन देते वक्त कि मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, ये इनके लोन में ही जकड़ा रहे। और आप हैरान होंगे कि सबको पता भी है कि IMF ऐसी चीज़ है कि वो ज़बरदस्ती लोन देता है। प्रटेंड ये होता है कि आप लोन ले रहे हैं मगर वो ज़बरदस्ती दे रहा होता है, क्योंकि उसने आपने, क्योंकि जो साम्राज्यी मुल्क है उन्होंने आपको जकड़ना होता है सादी तौर पे, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि आप फिज़िकली किसी को कॉन्कर कर सकें। तो अब ये कॉन्करिंग का तरीका है कि आपको जकड़ देते हैं। अगर आप लोन नहीं भी लेते तो कई दफ़ा वो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मरवा भी देते हैं कि आप लोन लें, आपको ख्वाब दिखाते हैं कि जी आपके पास इतनी बिजली आ जाएगी, आपके पास इतनी सड़कें हो जाएंगी। आप हैरान होंगे कि IMF ने कभी भी तरक्याती जो जहाँ से ज़हनी तरक्की हो, तालीम हो, सेहत हो, उसके लिए लोन नहीं दिया। सड़कें बना लें, ब्रिज बना लें, ये कर लें, हमें ऐसे काम पे लगा देगा कि हम बाहर से जहाँ से अर्निंग नहीं होती। यस, हम बाहर से चीज़ें मंगवाते रहें, अपने मुल्क की पैदावार को बंद करते हैं और एक ऐसी जगह पे चीज़ों को यूटिलाइज करते रहें कि जिसका फ़ायदा कौम को इतना नहीं है। तो इसलिए इन IMF जैसे अदारों से बचना चाहिए और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और कोशिश करें, चाहे कड़वा घूंट करना पड़े, कि 2-4 साल आप अपनी मेड इन पाकिस्तान, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों, उस पर इत्तफाक करें। और चाहे थोड़ा हो, 4 रोटी के बजाय 2 रोटी खा लें मगर अपनी खा लें, तो वो उससे बेहतर है। लशारी साहब, फिर इसके लिए तो हम सबको भी साथ देना पड़ेगा ना? क्या हम बहैसियत इंफरादी तौर पर साथ देने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये कौम को आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरकीब देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आते हमें पड़ चुकी हैं वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। मगर फिर भी अगर हम ऐसा लीडर भी हो जो कौम को, देखिए असल लीडर वो होता है जो कौम को साथ लेके चले। वो जो जब तक कौम, अगर आप एक मौजज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें तो वो सिर्फ एक ही था कि वो कौम को साथ कौम बनाई थी। यहाँ तो दरमियान में एक गैप है, ठीक है ना। और जब तक आप कौम नहीं बनाएंगे, हम ख्याल नहीं लोगों को करेंगे, तो वो कौम जब साथ नहीं देगी, जैसे कि हज़रत मूसा की कौम ने साथ नहीं दिया था, तो फिर वो आप पनप नहीं सकेंगे, फिर आप 40 साल अभी आपने खुद ही कह दिया कि चारों सूबों की नुमाइंदगी उस तरह से नहीं हो पाती, या उनके मसाइल को या उनकी तजावीज़ को उस तरह से नहीं सुना जाता जैसे कि उनका हक है, तो फिर हम कौम को कहाँ साथ रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक मिनिस्ट्री है ना, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री, मेरे ज़हन के मुताबिक वो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। तो चारों सूबों को इकट्ठा करने वाली मिनिस्ट्री है। बहुत कम होता है कि चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स आपस में मिलें और आपस में बात करें कि गंदम किसको चाहिए, चावल किसको चाहिए, ठीक है जी, कौन कैसे भेजेगा। यहाँ तो कहते हैं कि हम KPK को गंदम नहीं देंगे। भाई ये क्या बात हुई? या जिस सूबे की पैदावार जिस फसल में ज़्यादा है उसको फिर उसको आगे यूटिलाइज किया जाए, उसको कहीं स्टोरेज करने के उसको रखा जाए, उसका एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाए। तो ऐसा ही है ना, क्योंकि कुछ चीज़ों में सिंध आ गया है, कुछ चीज़ों में पंजाब आ गया है, तो ये तो इसमें KPK आ गया। तो मिल के काम करने की अभी तक हमें रिवाज नहीं पड़ी। और बदकिस्मती ये हुई कि PTI की गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही पोलराइज कर दिया ना, वो तो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, कंसेंसस नहीं पैदा करेंगे मुल्क में, तो तरक्की का अमल जो है वो अशकोले ही खाता रहेगा। उस तरह से हो नहीं सकता किसी तरीके से। जो हम आए दिन सुन रहे होते हैं, हमारी तो दरामदाद में इजाफा हो गया, आए दिन इजाफा हो रहा है, हमने रिकॉर्ड तोड़ लिया, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तब्दीली आ रही है, हम चीज़ें बाहर भेजना शुरू हो गए। वो क्या होता है फिर लशारी साहब? उसका एक ही पैमाना है कि आपका ह्यूमन इंडेक्स कहाँ जा रहा है, वो ट्रिकल डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका आम आदमी खुशहाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो वो हो रहा है तो सारे इंडेक्स ठीक है, और अगर वो नहीं हो रहा और आप कहें कि जी डॉलर ऊपर चला गया, नीचे आ गया, या हमने एक्सपोर्ट कर दी, हो गया, इतने पैसे कम हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपका इंसानी इंडेक्स जो ना जी और आपका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ता, हर इंसान की अपनी तनख्वाह, अपनी अर्निंग नहीं बढ़ती, उस वक्त तक ये बातें जो हैं होएं ज़रूर, मगर ये बेईमानी है। जब तक उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नहीं होता। और आपको मैं बताऊं कि इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के लिए कम से कम 10 से 15 साल चाहिए, और इकॉनमी की ग्रोथ जो GDP की ग्रोथ है वो 8 से 9% एवरी ईयर चाहिए 15 सालों के लिए, फिर इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आएगा। जिससे कि आजकल शोर मचा हुआ है महंगाई का, वो कम होगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनके पास खर्चने को पैसे होंगे, और जो रकम है वो सर्कुलेशन में आएगी। इस तरह से नहीं हो सकता कि 1-2% की ग्रोथ से
आप कभी भी नहीं कर ग्रोथ का सकते। ख्वाब जो नहीं आजकल देख सकते। सनत और तिजारत का जो हाल हुआ हुआ है, आप लशारी साहब इस चीज़ को खुद पर्सनली देखते हैं, उससे तो फिर देख के मेरे ख्याल से एक बंदा रंजीदा हो सकता है, उससे आप पॉजिटिविटी गेन नहीं कर सकते। देखिए, इसमें इस वक्त तो मौजूदा हालात में तो कोरोना ने भी थोड़ा सा डिप्रेस किया हुआ है, मगर उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मगर बात असल यही है कि ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली बात है। जब तक मुसलसल और तसलसल के साथ पॉलिसीज़ नहीं बनेगी और उन पे काम नहीं होता रहेगा, तो उस वक़्त तक ये मुमकिन नहीं है कि भई हम कोई देर पा तरक्की कर सकें और उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नीचे एक आम आदमी तक और एक गरीब आदमी तक जाए। ठीक हो गया। यहाँ पर वक्त हो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कारोबार में जिद्दत के हवाले से और कारोबार के अंदर मजीद बेहतरी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद जानेंगे FATF का किरदार किस तरह से देखते हैं लशारी साहब और उनकी शराइत पर से अमल दरामद कर रहे हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में कितना मस्बत और कितना मनफी साबित होगा। औरत हर रूप में इज्जत का पैकर, अगर बेटी है तो बाबा के मुकद्दर का सितारा, अगर माँ है तो जन्नत का इस्तारा, अगर बहन है तो भाई की आंख का तारा, हर कदम पे मर्द के शाना बशाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेडीज़ फर्स्ट में हम उन सब लेडीज़ की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, उनसे जानेंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या एफर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो देखना मत भूलिए, वंस अ वीक लेडीज़ फर्स्ट। ये धरती खूबसूरती की आमाज का है। पाकिस्तान का हर एक शहर अपनी मिसाल आप है। यहाँ सकाफत, खेल, तारीखी इमारत और खाने पीने की नित नई चीजें मौजूद हैं। मैं एहसान इलाही शहरनामा में आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के शहरों से। मेरे साथ रहिएगा सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। सुहेल लशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लशारी साहब, ब्रेक को जाने से पहले हमने बात की सूबों की नुमाइंदगी के हवाले से और उनके मसाइल के हवाले से। कुछ बात करते हैं जहाँ हमने जिक्र किया वर्ल्ड बैंक का और IMF का, तो FATF को आप किस तरह से देखते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं। उनकी शराइत पर जिस तरह से हम अमल दरामद कर रहे हैं, ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक है? देखिए, जो ये FATF है, ये कुछ साल पहले ही माज़े वजूद में आया जी। और ये भी जो साम्राज्यी क़ुव्वतें हैं, यूरोप और उनके अलाइज़ जो हैं, उन्होंने हम जैसे मुल्कों को टारगेट करने के लिए बनाया और उसमें 26 शराइत हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, मगर जो 2 पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लागू की हुई हैं और बड़ा उस पर सख्ती से वो काम कर रहे हैं, वो एक तो मनी लॉन्ड्रिंग है और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं जी। अब बात यह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो तकरीबन ब्लैक मनी होता है। ब्लैक मनी वो होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया होता, ठीक है जी। तो वो हर मुल्क में एक लिहाज से बदल से हिस्सा है, पाकिस्तान में भी है। लोग
अपनी वो जो कमाई, जिसके ऊपर जो कमाई कह लें, जो भी कह लें, उस जिस पे टैक्स नहीं दिया हुआ तो वो दूसरे मुल्कों में ले जाते। अब इसको कहते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग मान लिया जी हम कर रहे हैं, तो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? पैसा हमारा स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, यूरोप जा रहा है, यूके जा रहा है, और बाकी मुल्कों में स्पेन जा रहा है, पोर्तुगल जा रहा है। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, वो हमारा ब्लैक मनी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? और उनको पता होता है कि ये ब्लैक मनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये ताली दो हाथों से बचती है, और पाकिस्तान को भी ये स्टांस लेना चाहिए जब वो FATF की बात करते हैं, जाते हैं, कि बाबा हमारा ब्लैक मनी हमारे पास नहीं है, आपके पास है। एग्जैक्टली और मज़े की बात है लिशारी साहब, वो शराइत हमसे यूँ मनवा रहे होते हैं कि जो हमारे पैसे को अपने बैंकों में रखते हैं और उन लोगों को अपने मुल्कों में पनाह देते हैं, और उसके बाद फिर वो हमसे मुतालबा करते हैं डू मोर। आपने बजा फरमाया। तो ये पाकिस्तान के पास इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो इनसे कहे कि हमारा जो ब्लैक मनी है बाबा वो आपके पास है, वापस कर दो। इतनी आपको तकलीफ़ देता है ना हमारा ब्लैक मनी, तो मनी लॉन्ड्रिंग तकलीफ देती है, तो भाई हमारा पैसा वापस कर दो, बात खत्म हो गई। और वो भी देते भी नहीं है। और जो हमारे मोस्ट वांटेड लोग हैं उन्हें भी हमारे हवाले किया जाए। हम आपके दोनों चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कर देंगे। मगर बदकिस्मती वही है ना कि चूंकि हमने इनसे लोन लिए होते हैं और इनके नीचे लगे होते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ब्लैक मनी बाबा आपके पास है, वो वापस कर दे। ब्लैक मनी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो लेके आते हैं, क्योंकि देखो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों कसूरवार है, ठीक है जी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला और लेने वाला दोनों कसूरवार, क्योंकि उसने उसका तो फायदा है, जहाँ आप पैसा लेकर जा रहे हैं उसका तो फायदा है, आप उसको फायदा दे रहे हैं, तो वो आपको क्यों मना कर सकते हैं? आपको क्यों अगर आपने किसी ने स्पेन में या पेरिस में या लंदन में जायदाद खरीदी है, तो जायदाद की कीमत तो हमारे पैसे से बढ़ गई ना, चाहे वो ब्लैक ही था, तो दे दें भाई, वापस कर दें, या उस वक्त ना लें कि भाई नहीं इसका सोर्स बताएं कहाँ से आया, फिर आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल, जो रूल्स आप मुतारफ करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर लागू करवा रहे हैं, तो फिर वो आप अपने मुल्कों में भी रखें कि हम किसी का ब्लैक मनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किसी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो हैं वो यहाँ पर हम पनाह नहीं देंगे। बजा फरमा रहे हैं। देखें इस वक्त बैंकों में अकाउंट नहीं खुल रहे हमारे कि जी आप सोर्स ऑफ इनकम बताएं। जब तक आप सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे आप बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। और बाबा उनको भी तो कहें ना, जो बरूने मुल्क में बैठे हमारा ब्लैक मनी खाए बैठे हैं, कि भाई सोर्स ऑफ इनकम पूछें। अगर ये जायदाद खरीदने लगे हैं या चीज़ खरीदने लगे हैं, आप कहाँ से पैसा आया, और फिर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही होती है। पॉलिटिकल असाइलम दे रहे होते हैं वहाँ पर, तो वो असाइलम लेने वाले जो लोग हैं, आप उनकी हिस्ट्री तो एटलीस्ट निकालिए कि वो कौन लोग हैं, असाइलम क्यों आपसे मांग रहे हैं। इसलिए ये जो ढोंग है ना मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फाइनेंसिंग का भी, टेरर फाइनेंसिंग में भी ऐसी ही बात है कि जो फाइनेंस होता है वो कहाँ जाता है। मेरा तो वही सवाल है कि वो जो फाइनेंस होता है वो कहाँ जाता है और किन मुल्कों के पास जाता है, किन लोगों के पास जाता है, वो भी इक्वली इन्वॉल्व है, ताकि ये इस ढोंग से निकलना चाहिए। यहाँ तो फिर अक्रॉस द बोर्ड हो, दुनिया में कोई भी चीज़ करे, सर्टन अमाउंट से ऊपर कोई खर्च कर रहा हो तो बाबा उससे पूछें कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर $1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर की जायदाद खरीदने लगे हो तो बताओ भाई पैसे कहाँ से आए हैं, लीगल हैं कि नहीं है। छोटी मोटी जो है $5-6 लाख की चलो कोई बात है, मगर एक बना लें एक नुक्ता कि इसके ऊपर से हम पूछेंगे जी पैसे कहाँ से हैं, मगर वो पूछते ही नहीं हैं और ख़ुद ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये ब्लैक मनी हमें आया है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। लिशारी साहब, आने वाला जो बजट है वो अवाम के लिए कितना आप उसको फ़ायदेमंद देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि 2021 का जो बजट है वो गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, गवर्नमेंट हमेशा ना जो अपना टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं वो ओवर एस्टिमेटेड और बड़े अपना एम्बिशियस टारगेट्स पे वो दे देते हैं, सेट करके देते हैं, जबकि उनसे फिर वो टारगेट अचीव नहीं होता, फिर वो एक रिड्यूस करते हैं, फिर IMF की मिन्नत करते हैं जी हम अपना बजट, लाइक जैसे कि हमने लूटा हुआ पैसा जो बाहर से वापस लेकर आना है। हाँ, ये वही वाली बात हो जाती है। तो बजट में देखिए हमें उतना ही पाँव फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर है, ठीक है जी। एक तो पहला ये बात है, चलिए कुछ ट्रेड डिफिसिट होता है, कुछ बजट डिफिसिट होता है, कुछ लोन लेना पड़ता है, चलो कर लिया, मगर उसमें इतने बड़े फिर वो ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जैसे कुछ डैम्स हों, जैसे आपके बिजली पानी का बंदोबस्त हो, कोई एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हों, कोई इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट, ये सड़कें, ये वो अपनी जगह हमारा ऑलरेडी एक डैम जो है वो पोलिटिसाइज हो चुका है। साकिब निसार साहब ने जो कैंपेन चलाई थी उसके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर पूरी पॉलिटिक्स की गई है कि वो कहाँ गया पैसा, कहाँ यूज़ हो रहा है, वो डैम कहाँ तक पहुँचा, उसके हवाले से ये असल आउट ऑफ द बॉक्स की सोच है कि आप कालाबाग डैम बनाएं। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, आप कहें जी देखो इंडिया में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है फार्मर्स की, उनको 3-4 महीने हो गए हैं, नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, आप कहें नहीं भी हमने डैम बनाना है, बात ख़त्म हो गई। और आप
अगर अपने पैसों से भी बनाना चाहते हैं तो चलो, जहाँ पहले 3 साल लगेंगे 6 लग जाएंगे, और मगर आप दुनिया को अपनी रिट तो बताएं। शारी साहब, जो कि आपको मालूम भी है कि जो मुआहदा इस्तेंताज तय पाया था, जिसके तहत चीज़ें डिवाइड की गई थी, उसके तहत हम एक राइट रखते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क डैम्स पे डैम्स बनाए जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में हमें आबी किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही हम उस वक्त क्या करेंगे? ये मैं कह रहा हूँ ना कि पानी सर से गुजर जाएगा। अब देखिए, जब आप लोन लेते हैं ना, लोन वाला पहले कहता है जी आप डैम नहीं बनाएंगे, आप अपने पैसों से बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। और क्योंकि देखिए, काम वो ही करने जिससे अवाम को फ़ायदा हो, वो काम नहीं है जो एलीट को फ़ायदा होता है। इसमें हमें, मेरा ख्याल है, लोन से जान छुड़ानी चाहिए, खुद काम करना चाहिए। एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जिसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब रिसेंटली हमने गंदम भी इंपोर्ट की है, कॉटन भी इंपोर्ट की है। ये तो वो आइटम्स थे जो हम खुद बाहर भेजा करते थे। टमाटर तक बाहर से मंगवा लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल से आप हर बंदे पे ये लागू कर दें कि अपनी ज़मीन के एक ख़ास पोर्शन में सब्जियां भी साथ उगाए, जिसके ज़रिए हम इस कमी को भी पूरा कर सकें। इसीलिए पॉलिसी की बात करता हूँ, इसीलिए रिफॉर्म्स की बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये कर दें वो कर दें, क्योंकि जब तक आपके पास वो एक डायरेक्शन नहीं होगी, फिर उसे हुकूमत की उसको सपोर्ट नहीं होगी, फेलिसिटेशन नहीं होगी, कि शाबाश नहीं होगी, हलाशेरी नहीं होगी, करो ये करो ये करो ये करो, हम आपके साथ हैं, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, उस वक्त तक आप ग्रो नहीं कर सकते। वो ग्रो नहीं कर सकते। देखिए, अल्लाह ताला ने भी इंसेंटिव दिया हुआ जन्नत का। वो कहता नेक काम करोगे तो जन्नत में जाओ मिलेगी। और उसमें आपको उसमें बताया, अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे ये काम है जिनके जरिए तुम सिराते मुस्तकीम पर चल सकते हो। तो इसलिए इंसेंटिव देना मतलब कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसी तरह उसने दोज़ख के बारे में भी कहा है, वो इत्तेसाब भी आपका साथ साथ चले। एक सवाल फिर यहाँ पर और भी बनता है कि जब हम किसी अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पर एक ख़ास ग्रो जो है, वो ख्वाह वो गवर्नमेंट का हो, वो किसी भी ट्रेड विंग का हो, वो साथ ही में उसकी नेगेटिविटी पे लाना शुरू कर देता है। जैसे हमने एक अच्छे कॉज के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू किए, एक डैम स्कीम को मुतारफ़ कराया गया कि जी डैम बनाना है, लेकिन जैसे ही वो पैसे इकट्ठे होना शुरू हुए तो सोशल मीडिया पे डिबेट स्टार्ट होगी। हमारे बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया कि जी साकिब निसार के बेटे की शादी हुई, वो पैसे वहाँ खर्च हो गए, बला बला। इस तरह के बहुत सारे रूमर्स आपने भी सुने, बहुत सारी बातें खुलकर सामने, वो पैसा कहाँ से आया। फिर इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, बात ये होती है कि लीडरशिप जो होती है ना, जो लीडर होता है, वैन ही इज़ कन्विंस्ड कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ और अपने मशीरों के साथ उसने मशवरा कर लिया होता है, फिर उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। फिर डू और डाई वाली बात आ जाती है, ठीक है जी। अगर साकिब निसार साहब ने, उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डैम के बारे में सोचा और पैसे इकट्ठे किए, तो फिर वो पैसे डैम पे ही खर्च होने चाहिए और जल्दी खर्च होने चाहिए। ये शादीशुदी वाली तो ऐसी नहीं, ये एक जेस्चर कि आपके अपोजिशन के लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप बजाय इसके कि आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करें, आप इन तरह की चीज़ों को कैश कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, बात असल में ये है कि हर नेक काम की अपोजिशन होगी इस दुनिया में। ये कोई भूल जाए कि दुनिया का कोई ऐसा लीडर होगा जो नेक कॉज के लिए खड़ी तो होती है, लेकिन जैसे उसके बारे में जब काउंटर पे बातें आना शुरू होती हैं तो फिर हम लोग उस पॉजिटिविटी को छोड़ के हम एकदम नेगेटिविटी की तरफ फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैं वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि फिर आपने नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि नेगेटिविटी आनी ही आनी है। ठीक, इससे पहले कि मैं आगे एक और इशू की तरफ बढ़ूँ, इस इशू से रिलेटेड एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि कोविड से रिलेटेड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, आप किस तरह से देखते हैं उनको, और बिलखुसूस जो हमारा एक मुल्क का सरमायादार तबका है जो बिज़नेस से रिलेटेड है, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं कि कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है? देखिए, कोविड के हवाले से ना, देखिए फिर वही जो मैंने आपसे पहले बात की थी, ये पैंडेमिक है, यानी कि सारी दुनिया पे आया। पहले भी वबाएँ आती थी, मगर वो लोकलाइज, लेकिन एक जगह पे होती थी, अफ्रीका में आ गई, अमेरिका में आ गई, मगर ये सारी दुनिया में आ गई, जल्दी से कवर हो जाती थी। अब देखिए, इसमें दो सोचें हैं। एक तो सोच यही है कि जी स्मार्ट लॉकडाउन हो, एरियाज थोड़े थोड़े बंद कर दें, बाकी खुले रहें। जब हम ऐसा एक लूप होल, एक लूज़ किस्म का लॉकडाउन करते हैं तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है जी। वैसे भी हमारी कौम जो है वो बड़ी तवक्कल बेस्ड है और वो नहीं समझती कि भाई ये कितना ख़तरनाक है। और अब ये आखिरी लहर आई है, पड़ जाएं लशारी साहब, जहाँ खाने के लाले पड़े हुए, जहाँ एक बंदा कमाने वाला हो और 10 खाने वाले हों, तो फिर उस बंदे के लिए रोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, या तो वो रोटी कमा ले जो सारी उम्र उसने कमाई है,
तो या फिर डेथ फेस कर ले। अब तो ये हालात ऐसे हो गए हैं कि देखिए ज़िंदगी भर इंसान ने काम किया है, मज़दूर ने मज़दूरी की है, दुकानदार ने दुकान खोली है, जो जिस कारोबार में लगा वो कर रहा है। अगर वो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं करता और इस वबा से ज़िंदा बच के निकल जाता है तो उसके पास फिर कई सर्वाइव करने के। हाँ, ये इसको सर्वाइवल है, सही, ह्यूमन सर्वाइवल। इन शॉर्ट आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त भारत जिस कंडीशन में है, अल्लाह ना करे अगर हम लोगों ने अमल ना किया तो फिर हमारे लिए रोटी से ज़्यादा अपनी जानें ही कीमती हो जाएंगी। अब इसका दूसरी जो क्रैलरी है वो ये है कि मेरे जहन के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं ट्रेडर्स की भी बात करता हूँ, दुकानदारों की भी बात करता हूँ। दुकानदार भी माशाल्लाह अच्छा भला कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए फॉर 15 डेज़ और सो, ताकि कोरोना पे काबू हो जाए और उसके बाद फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलें, क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर जो चल रहा है, कुछ लॉकडाउन है कुछ नहीं है, उससे फिर चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं और फिर लोग उसको सीरियस भी नहीं ले रहे। इसलिए एक दफ़ा सीरियस लें इसको, जब मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा लोग इसको सीरियस लेंगे और फिर हुकूमत जो है डेथ्स और जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस वो कम होते चले जाएंगे और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलें ताकि इस पर हम एक दफ़ा मुकम्मल कंट्रोल कर सकें। लुतारी साहब, आप पाक ईरान चैम्बर के जॉइंट उसको आप डील भी कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं आप, और जब हम बात करते हैं पाक ईरान कांग्रेस के हवाले से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप जब हेड कर रहे हैं तो किस तरह से देखते हैं हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात को आप? देखिए ईरान के साथ जो हमारे सियासी तल्लुकात हैं वो तो सियासतदान जाने, जहाँ पे एक सियासी तल्लुकात हैं उसमें कोशिश अब ये हो रही है कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक इंडस्ट्रियल जोन टाइप बनाया जाए कि वहाँ से लोग आएँ और हमारे तरफ से जाएं और वो एक एरिया हो, क्योंकि वहाँ स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तेल की और दूसरे आइटमों की, ठीक है जी। तो उसको रोकने के लिए या उसको एक सिस्टम देने के लिए हुकूमतों में इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर सबसे जो बड़ी रुकावट है ना जी ईरान के साथ कारोबार करने की, वो बैंकिंग सेक्टर है कि ईरान में पैसा नहीं जा सक रहा ना आ सक रहा। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट भी किया है, क्योंकि बैंक कोई नहीं है ना जी, और जो बैंकिंग सिस्टम है वो चूँकि वाया न्यूयॉर्क वाया दुबई जाता है, तो वो ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो उस तरीके से फिर वो डॉलर भी नहीं जा सकते। तो इस वजह से हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एक बैंक उधर खुले, उनका एक बैंक इधर खुले, और चाहे वो डेस्क की क्यों ना हो, ताकि पैसों का जो लेन देन है, अगर आपने चावल भेजे हैं, आपने खजूर भेजी है, आपने और चीज़ें भेजी, तेल लिया है या कुछ भी है, कि तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी उसी तरह ट्रेड की तरह इजीली फ्लो करे और पैसे भी आए। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ऑफ़र की कि सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ मिलकर एक टेबल पर इन दोनों ममालिक को बिठाया जाए, क्योंकि ये चीज़ें भी वाकई काफ़ी हद तक काउंट होती हैं, क्या हमारी तिजारत को असरअंदाज करती हैं जब दो ममालिक के दरमियान कशीदगी पाई जा रही हो और इस तरह का माहौल हो? बिल्कुल करती हैं जी, क्योंकि हम बज़ाहिर यही समझे जाते हैं कि हम सऊदी कैंप में हैं या सऊदीया के साथ हैं, और हमारा चूँकि बड़ा इमोशनल तल्लक है सऊदी अरब के साथ, चूँकि 2 होली मॉस्क्स आर देयर और हमारा किबला मुंबई उधर है, तो अगर सऊदी अरेबिया और ईरान की किसी हद तक डिफ्यूज़ होती है सिचुएशन और दोस्ती होती है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हम दोनों मुल्कों के साथ फिर बड़े आसानी से कारोबार कर सकेंगे और कोई हमें ये मना नहीं करेगा कि ईरान के साथ ये ना करें या वो ना करें। तो उसमें एक इंडिया का भी रोल है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया और इंडिया का भी आपस में बड़ा एक ताल्लुक़ है। तो हम अगर अपने ख़ित्ते में सारों के साथ सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर लेते हैं, कारोबार करना तो बात की बात है, एक हमारे एक सादी और हमारे सियासी जो तल्लुकात वो नॉर्मलाइज हो जाए, तो उससे बड़ी बेहतरी आ जाए, बेहतर हो सकती है। बेहतर हो सकता है। लास्ट में लशारी साहब आपसे आपके व्यूज़ देना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं हमारी कौमी मईशत को बेहतर करने के लिए, इसको एक ट्रैक पे लाने के लिए हमें किन किन चीज़ों के ऊपर नए असूल दोबारा से बनाने पड़ेंगे और क्या हिकमत अमली जो है उनको दोबारा से अपनाना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहली तो हिकमत अमली यही है कि ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को एक पेज पे लेके आए।
हुकूमत ये समझती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है तो सब कुछ ठीक है, असल कमाऊ पुत तो बिजनेसमैन। जी, तो आपको बिजनेसमैन के साथ एक पेज होना पड़ेगा। हाँ, इनके साथ सबसे पहले एक पेज पे होना चाहिए। इनको फैसिलिटेशन दें, इनको इंसेंटिव्स दें, इनकी बात सुने और जो बेहतर है वो करें। टैक्सेशन का सिस्टम इम्प्रूव करें, रिफॉर्म्स लेके आएँ। देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इलेक्शन इतना महंगा हो गया कि आम इंसान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। एक आम आदमी इक़्तिदार में आ ही नहीं सकता जिसके पास आइडियाज़ हैं। वो अमीर तो नहीं है, पर वो दिमागी तौर पे, आइडियाज़ के तौर पे बहुत रिच है। तो इसलिए रिफॉर्म्स, फैसिलिटेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, ये सारा कुछ होएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, इट विल स्टिल टेक मैनी ईयर्स कि इंसान उस मोड में या उस रेलगाड़ी पे चढ़ जाए। तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बड़ा ज़रूरी है इस वक्त इनोवेटिव होना, क्रिएटिव होना और नई जो टेक्नोलॉजीज़ होनी उनको कबूल करना और उनमें अपनी जिद्दत लेकर आना। शाहिद साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। नाज़रीन, जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात कहूँगी, कोरोना को हम सब ने मिलकर शिकस्त देनी है, SOPs पर अमल दरामद करना है। ये सब हम सब का एक कौमी फरीज़ा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।